चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉर्क ऑन अ डायपोल है इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, किस तरीके से करना है, ये यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं कंटिन्यू ऐसे शॉर्ट वीडियोस ही अपलोड कर रहा हूँ जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक को हम टारगेट कर रहे हैं और इन फ्यूचर इन टॉपिक्स को लेकर के एक वन शॉट बना देंगे और एक न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल का वीडियो पार्ट अलग कर देंगे। तो आपके लिए बड़ा इजी होगा कि आपको जिस पार्ट पे फोकस करना है उस पार्ट पे फोकस कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा तो कर दे, जुड़े रह सके और सीखते रहे कि कैसे होता है और कैसे करते हैं। इसकी जो थ्योरी वो मैं लास्ट में एक इमेज अपलोड करूंगा, वो थ्योरी पूरी होगी। पहले तो आप समझे कि टॉर्क क्या होता है और डायपोल जब टॉर्क जनरेट करता है डायपोल किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कैसे क्या उसके अंदर होता है। जैसे जैसे मैंने सबसे पहले आपको ये बात बोली कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, बोले इक्वल स्पेस पर है और एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं, यहां पर ये दिल रखने के लिए एक और डाल दी। चल, यहां पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने यहां पर एक चार्ज रखा जो कि माइनस क्यू चार्ज है और मैंने यहां पर एक और चार्ज रखा जो कि प्लस क्यू चार्ज है। एक तरफ आ गया माइनस क्यू और एक तरफ आ गया प्लस क्यू। अब डायपोल किस डायरेक्शन में होता है, तो डायपोल की जो डायरेक्शन होती है दैट डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई, दिस डायरेक्शन विल बी ऑफ डायपोल। अब अगर ये इसकी डायरेक्शन है और दूसरी डायरेक्शन किसकी आ गई, तो दूसरी डायरेक्शन आपके पास आ गई यहीं से इसकी। ये डायरेक्शन किसकी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डायरेक्शन हो गई आपके पास डायपोल की जो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। डायपोल की डायरेक्शन याद रखना, डायपोल एक मात्र है जो नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, बाकी सब पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई, ये वाली। इनके बीच का जो ये एंगल है दैट एंगल इज सेड टू बी एंगल थीटा। तो ये एंगल बना इसके अंदर थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा बनता है, ठीक है अगर ये एंगल थीटा बनता है तो टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। फोर्स कितना है, तो आपने बोला फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ये आ गया इसके अंदर फोर्स क्यू ई। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके ऊपर थोड़ा सा मैं और जोड़ दूंगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। आप यहां पर अगर देखोगे तो ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ है 2l और एंगल बन रहा है ये थीटा। तो ये हो गया 2l cos थीटा और ये हो गया 2l sin थीटा और ये हो गई फोर्स की वैल्यू QE। और ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन गया एंगल 90 डिग्री। अगर ये सारी बातें समझ में आई कि 90 डिग्री एंगल कैसे बना, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये एंगल 90 डिग्री, अगर ये बातें समझ में आई तो डेरिवेशन समझ में आएगा, नहीं तो उलझ जाओगे। ठीक है, फोर्स कितना है QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 2l sin थीटा, Q इंटू 2l क्या होता है P E sin थीटा। तो टॉर्क, टॉर्क कैसा फोर्स होता है, टॉर्क एक फोर्स होता है। टॉर्क कैसा फोर्स होता है, जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है, जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है। मैंने तो ऑब्जेक्ट का फोर्स लगाया तो ये रोटेशन हो गया, ये फोर्स लगाया रोटेशन हो गया। तो वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है अपनी ही एक्सिस पर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टॉर्क। तो यहां तक टॉर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। अब आप बोलते हो कि थीटा की वैल्यू अगर सर 0 डिग्री है और थीटा की वैल्यू अगर सर 90 डिग्री, तो इनका मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में उस पॉइंट से टॉर्क भी है। तो थीटा 0, तो साइन 0 कितना होता है, तो साइन 0 होता है 0। तो यहां पर अगर बात करूं टॉर्क की, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई 0। क्यों, क्योंकि साइन 0 0 0 इंटू पी 0। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये डायरेक्शन हो गई डायपोल
मोमेंट की, और ये एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो यहां पर अगर मैं टॉर्क की बात करूं, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहां पर टॉर्क आपको मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज पीई, और साइन 90 की वैल्यू टाउ इज इक्वल टू पी। तो यहां पर टॉर्क क्या मिला, मैक्सिमम, टाउ इज इक्वल टू पी ई। ये आपकी इसके अंदर वैल्यू आ गई, ये क्या है, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है, यहां तक की बात हमको समझ में आ गई, 100% क्लियर। तो ये हमने टॉर्क भी सीख लिया, और यहां पर हमने इसके ऊपर बात भी करी, टॉर्क और डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें भी। टॉर्क पढ़ने के बाद एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसको अगर अपन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें तो आपको गॉस थ्योरम भी समझ में आ जाएगी कि गॉस थ्योरम किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर क्रॉस हो रही है। अब इसको अगर अपन एक फिगर के थ्रू समझे तो कैसे समझ सकते हैं, इसके अंदर जैसे मान लीजिए ये मैंने एक सरफेस ले ली, ठीक है, और इस सरफेस के अंदर से निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो अगर अपन सरफेस की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई वेक्टर। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इस सरफेस का मैंने एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है, एक टुकड़ा ले लिया, तो मैंने टुकड़े को क्या नाम दिया, डीएस। और ये इसका जो ये कंपोनेंट बना, बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि यहीं से पूरा पिक्चर आएगी। इसका जो ये कंपोनेंट बना, इसको मैंने नाम दिया डीएस का वेक्टर कंपोनेंट। और ये डीएस का जो ये वेक्टर कंपोनेंट है, ये डीएस का जो ये वेक्टर कंपोनेंट है, यही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट। अब हमें कैसे मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डीएस के साथ में एंगल चेक करेंगे कितना इंक्लाइंड है। अगर ये एंगल इंक्लाइंड है तो इसका मतलब दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस, दैट आर इंक्लाइंड बाय अ पर्टिकुलर एंगल। मगर वो अगर एंगल इंक्लाइंड नहीं है तो हम बात करेंगे कि बिना एंगल के इंक्लाइंड करे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसको डिनोट करते हैं फाई ई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये होता है इक्वल टू क्लोज सरफेस पे काम होता है, ये ओपन सरफेस नहीं चलेगी, कैसी सरफेस चाहिए, यू हैव टू रिक्वायर क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डीएस वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला बना। अगर ये क्लोज फिगर है तो ही ये अप्लाई होगा, और ई डीएस कॉस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यहां पर जनरेट हो गया। अब जो भी सरफेस है उसका सरफेस एरिया को निकालना पड़ेगा। लाइक स्फेरिकल सरफेस है तो 4 पाई आर स्क्वायर, सिलेंड्रिकल सरफेस है तो 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये आपको कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। इसी को मैं एक और बार समझाता हूं, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर देता हूं। इस बार मैंने सरफेस ले ली कुछ इस तरीके की, ठीक है, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई वेक्टर। अब ये जो ई वेक्टर कंपोनेंट है, ये सरफेस से परपेंडिकुलर है या नहीं, तो मैंने फिर से ये एक टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा क्या बन गया, ये टुकड़ा बन गया डीएस। और मैंने इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, तो वो कंपोनेंट बन गया इसके अंदर डीएस वेक्टर। तो एक बन गया ई वेक्टर, एक बन गया डीएस वेक्टर। अब यहां पर ये एंगल कितना है, यहां पर ये एंगल है थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू जीरो तो नहीं आ रही, यहां पर ये जीरो थी। क्यों जीरो थी, क्योंकि ये भी इसी लाइन में और ये भी इसी लाइन में, तो आपस में कोई एंगल ही नहीं है। अगर दो लाइन एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ कर दूं तो 0 डिग्री एंगल पर है, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। लेकिन यहां पर तो ऐसा हुआ नहीं, तो मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट कंपोनेंट व्हिच इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू सरफेस। मतलब मुझे तो इसके साथ 0 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ई वेक्टर का कंपोनेंट इस तरफ लेता हूं तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा। ये कंपोनेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा। और अगर यहां पर लूंगा तो कंपोनेंट क्या आएगा, अब मुझे यहां से इसके ऊपर लेना है तो मैं ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लूंगा। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो वो होगा क्लोज इंटीग्रल ई कॉस थीटा और इंटू डीएस, ई कॉस थीटा इंटू डीएस। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो वही बन गया, बिल्कुल सही, फॉर्मूला तो वही बना, लेकिन वो बना कैसे, वो मैंने आपको इस टॉपिक में समझाया है। तो इस तरीके से निकला फ्लक्स
जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, दैट व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पर इसका ये एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो अगर मैं इसके यूनिट पर बात करूं, दैट व्हाट इज इट्स यूनिट, तो इसकी यूनिट होती है, देखिए ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और जो डिस्प्लेसमेंट है ds वेक्टर है, उसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो यहां पर सरफेस एरिया है ना, क्योंकि वो तो मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि न्यूटन पर कूलम था और इनटू मीटर स्क्वायर था, तो इसकी ये यूनिट बनी। एक और यूनिट आपकी जो इसके अंदर यूज हो जाती है, वो यूनिट होती है वोल्ट मीटर। तो ये दो यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और ये ds है, ये लेंथ नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एरिया का कंपोनेंट है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यहां से यूनिट बनी, ऊपर वाला ऊपर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इनकी यूनिट्स है जो बड़े काम की है। ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट मीटर है, ये जो यहाँ पर लिखी है मैंने, आपको बस ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। यूनिट तो आप वहीं के वहीं बना लोगे, फिजिक्स का स्टूडेंट हो, 12th क्लास का स्टूडेंट हो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू सरफेस। सरफेस से कैसे निकलना चाहिए, परपेंडिकुलर निकलना चाहिए। तो अगर ऐसी जा रही है तो किसी काम की नहीं है, उनको कैसी लेके जाना पड़ेगा, ऐसी, क्योंकि सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसा चला गया है। मेरी बात आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले टॉपिक में डिस्कस करूंगा, अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा गॉस थ्योरम के बारे में।